हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय कृषि विज्ञान में सिंचाई और सिंचाई के साधन, मतलब पेड़ पौधों की सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है और इसके साधन कौन कौन से हैं। हम आप अपने आसपास अगर ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं या कहीं पर भी हैं तो आप जानते होंगे सिंचाई क्यों आवश्यक है। क्योंकि पौधों का जो भोजन होता है वो किसके रूप में जाता है? द्रव से पौधों में, यानी कि पानी के माध्यम से ही पेड़ों में पहुंचता है और उसके माध्यम से वो अपना भोजन लेते हैं और बनाते हैं। साथ साथ पौधे देखे होंगे, कुछ समय तक अगर हम पानी नहीं देते तो मुरझा जाते हैं, कुछ समय बाद क्या होते हैं, सूख जाते हैं। क्योंकि उनका जो शरीर होता है या जो पौधे होते हैं उनमें लगभग 80% तक जल पाया जाता है। तो सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई का मतलब होता है फसल को कृत्रिम रूप से जल देने का जो विधि है या जो सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं सिंचाई क्या है। सिंचाई क्या है? पौधों की उपयुक्त वृद्धि एवं विकास के लिए, यानी कि उपयुक्त वृद्धि एवं विकास के लिए कृत्रिम रूप से जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। कृत्रिम रूप से जल देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। पौधों को जल की आवश्यकता क्यों, यानी कि पौधों के लिए जल की आवश्यकता क्यों होती है? पौधों की जल की आवश्यकता विभिन्न प्रकार के, यानी कि विभिन्न आवश्यकताएं होती है। जैसे हरे पौधों में उनके कुल वजन का लगभग 80% भाग क्या होता है? जल होता है। यानी कि जितना शरीर उनका होता है लगभग उसमें 80% भाग जल होता है। पौधों की जड़ें जलीय घोल के रूप में अपना भोजन लेती है, यानी कि जो पौधे होते हैं जलीय रूप में, यानी कि जलीय घोल के रूप में अपना भोजन लेती हैं। पौधों की दैहिक क्रियाएँ, दैहिक क्रिया का मतलब होता है कि जो जल की सहायता से होती है। दैहिक क्रिया मतलब जो उनकी शारीरिक क्रिया होती है वो सारी चीज़ें किसके माध्यम से होती हैं? जल के माध्यम से होती हैं। दैहिक क्रियाएं जल की सहायता से होती हैं। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट कि पौधों के अंदर जब पर्याप्त जल विद्यमान रहता है तो उन पर पाले का असर कम पड़ता है। यानी कि जब ठंडी का मौसम होता है, हम सब लोग जानते हैं कि तो पाले की संभावना होती है। जब पानी कम होगा तो पाला से पौधा क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा और सूख जाता है, तो उसकी संभावना कम हो जाती है। मृदा में प्रचुर नमी रहने पर ही पौधों की जड़ों का बढ़वार व विस्तार होता है। यानी कि जब पौधों में नमी होती है तभी उनका विस्तार और वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप पौधों में अधिक उत्पादन संभव है। इस प्रकार से पौधों के लिए जल की आवश्यकता होती है। फिर दिया हुआ कि जल की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। जैसे गर्मी है तो अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ठंडी है तो कम पानी की आवश्यकता होती है। फसल कौन सी है, कम पानी चाहने वाली है कि अधिक पानी चाहने वाली है। इस प्रकार से जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, यानी कि आवश्यकता को प्रभावित करते हैं। इन्हीं को कारक कहते हैं। जैसे दिया है गर्मी में मृदा जल की वाष्पीकरण अधिक होता है। यानी कि वाष्पीकरण मतलब क्या होता है? पौधे की पत्तियों से जल भाप के रूप में निकल कर बाहर चले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। जिससे फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है। मृदा कई प्रकार की होती हैं। मृदा कई प्रकार की होती है, जैसे दोमट है, बलुई है, चिकनी है, बलुई दोमट है। तो इसमें बलुई दोमट और बालू वाली जो मिट्टी होती है इनमें पानी की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि इनके रिसाव के कारण क्या होता है? मृदा के नीचे पानी चला जाता है और इनको पानी की आवश्यकता जल्दी पड़ती है। और दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, तो उनमें पानी की आवश्यकता देर से, यानी कि उसमें रिसोर्सेज यानी कि नीचे जाने की संभावना कम रहती है, उनमें लंबे समय तक चलता है। पानी जल्दी रिसकर नीचे चला जाता है। ऐसी मृदा को फसलों की अधिक पानी की आवश्यकता होती है। कुछ फसलों में अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें जल की आवश्यकता अधिक होती है। जैसे धान है, गन्ना है, आलू है, इन सब में क्या है? पानी की अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन उसी जगह क्या है? सरसों है, मटर है, मसूर है, अलसी है, सरसों है, कुसुम आदि की फसलों में पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। उसमें पानी की आवश्यकता क्या होती है? कम पड़ती है। यानी कि फसल की आवश्यकता के अनुसार पानी कम चाहने वाली है कि अधिक चाहने वाली होती हैं, इस पर भी प्रभावित करता है। फिर सिंचाई के स्रोत क्या क्या हैं? हम आप देखेंगे अपने सिंचाई के स्रोत आसपास कई प्रकार। जैसे इस समय सबसे अधिक सिंचाई के स्रोत पे क्या दिखाई देता है? ट्यूबवेल दिखाई देता है, नहर दिखाई देता है, और आजकल देखेंगे समरसेबुल का सिस्टम शुरू हो गया है। क्या हो गया? समरसेबुल का सिस्टम शुरू हो गया है। लेकिन हम देखते हैं सिंचाई के स्रोत। सिंचाई हेतु जल तालाब से, झील से, नदी से, नहर से, नाले से, कुआं से, झरना, पाताल तोड़ कुआं, ट्यूबवेल आदि से प्राप्त होता है। जैसे तालाब क्या है?
गांव के आसपास देखेंगे जो तालाब होते हैं उसमें पानी संग्रहित हो जाता है, बरसात का पानी, या इस प्रकार से पानी जो होता है उसको किसी माध्यम से निकाल करके खेतों तक पहुंचा देते हैं। झील है, झील कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ों पर पाए जाते हैं। नदी से क्या होता है? नहर बनाई जाती, नहर से फिर खेतों तक पानी पहुंचता है। नाले जो गांव के आसपास होते हैं नाले, उसमें पानी होता है तो उसके द्वारा माध्यम से होता। कुआँ, पहले कुआँ खोद करके पानी की सिंचाई की व्यवस्था किया जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे ये प्रचलन कम होता जाता है। झरना है, पाताल तोड़ कुआँ भी, ये क्या है? ये भी पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ट्यूबवेल जो आजकल आपके आसपास दिखाई देता है वो सबसे अधिक पानी सिंचाई का स्रोत है। फिर दिया हुआ है कि तालाब, यानी कि संग्रहित जो तालाब होता है उसमें संग्रहित जल जो होता है उसको सिंचाई के माध्यम से खेतों तक पहुंचाते हैं तो तालाब का प्रयोग हो जाता है। नदी पर क्या होता है? पहाड़ों से पानी बह करके नदियों में आता है, नदियों से बह करके क्या करते हैं? वहाँ पर एक बांध बनाया जाता है, बांध से क्या करते हैं? पानी चढ़ाया जाता है। बांध में पानी चढ़ाने के बाद क्या होता है? नहर बनाया जाता है, नहर से छोटी नहर बनाया जाता है, छोटी नहर से और छोटी नहर बना करके गाँव तक पहुँचाया जाता है। झरने क्या होते हैं? पहाड़ों से पानी गिरता है झरने पर, फिर उस झरने को पानी को क्या करते हैं? एकत्र करके सिंचाई के साधन के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है सिंचाई के साधन, यानी कि सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? सिंचाई के साधन कौन कौन से? किसान जल स्रोतों से अपने खेतों तक जल पहुंचाने हेतु तो अनेक साधनों का प्रयोग करता है। अनेक साधनों का प्रयोग करता है, जैसे बेड़ी, ढकली, दोन, चरसा, राहड़, चेन, पंप आदि। यानी कि जो ये प्रचलन दिया गया है सिंचाई के साधन, ये धीरे धीरे अब कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इनका प्रचलन क्या है? कास्टली है और मेहनती है, यानी कि लोगों को इसमें ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए इसका धीरे धीरे प्रचलन कम होता जा रहा है। हम देखते हैं कि बेड़ी या दौरी या दोगला किसे कहते हैं? बेड़ी या दौरी या दोगला किसे कहते हैं? ये एक प्रकार से बांस की लकड़ी का बना हुआ, जिसे हम फरचा कहते हैं, या उसको चीर करके लकड़ी को पतले पतले बांध करके एक गोला टाइप का बना लिया जाता है जो छिछला होता है, जिसको ढकली कहते हैं। इस ढकली का प्रयोग क्या किया जाता है? दो आदमी होते हैं, 1 मीटर नीचे गड्ढा बना लेते हैं, उसमें पानी आता रहता है, उसको पकड़ करके दोनों लोग क्या करते हैं? बार बार ऊपर नीचे डालते रहते हैं। इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये धीरे धीरे प्रचलन कम होता जा रहा है, या जहाँ पर सिंचाई के साधन बिल्कुल नहीं है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं। बेड़ी, दौरी या दोगला कहा जाता है। यह 1 मीटर की गहराई से पानी उठाने के लिए प्रचलित साधन, यानी कि इसमें 1 मीटर तक अगर पानी है नीचे तो इसको उठाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें बांस की डोरी तथा घनी बुनाई द्वारा तैयार टोकरी प्रयोग में ला जाती है, यानी कि टोकरी जो होती है वो बांस की बनी होती है, बांस मजबूत होता है, उसको तैयार करके लाई जाती है। और टोकरी का व्यास लगभग 75 सेमी होता है। कितना होता है? 75 सेमी होता है। और टोकरी के मध्य की गहराई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। गहराई कितना होती है? 10 सेंटीमीटर होता था। किनारे आते आते छिछली हो जाती है, यानी कि जो मध्य होता है 10 सेंटीमीटर, किनारा क्या होता है? उथला हो जाता है, छिछला हो जाता है। और टोकरी के किनारे पर 1.5 से 2 मीटर लंबी 4 रस्सियाँ बांध दी जाती हैं। रस्सियाँ बांध दी जाती हैं, उस रस्सियों को पकड़ करके आदमी डालता है। इससे पानी उठाने के लिए एक समय में 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, यानी कि जब इससे पानी उठाया जाता है तो 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। उन 2 व्यक्ति कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पर एक चित्र बनाए हुए हैं कि ये एक ढेकली है। इस ढेकली को क्या करते हैं? बेड़ी को यहाँ पर 2 रस्सी बंधी हुई है दोनों किनारे पर, दोनों किनारों पर रस्सी बंधी हुई है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा हो जाता है, व्यक्ति खड़ा होता है। वो व्यक्ति जो है हाथ से इसको क्या करता है? पकड़ लेता है। इसी प्रकार से इधर भी होता है, वो आदमी जो है इसको यहाँ पकड़ करके क्या करता है? इसको गड्ढा होता है, यहाँ पर पानी एकत्र है, इस पानी को क्या करता है? बार बार उसको झुकता है और ऊपर की तरफ डालता रहता है, और ये पानी आगे की तरफ नालियों में चला जाता है और सिंचाई होती रहती है। इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। इससे 3 से 4 मीटर की गहराई से पानी उठाने का कार्य किया जाता है। और ढकली चलाने के लिए 1 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। और इसको चलाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है? 1 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसमें भी क्या करते हैं? लकड़ी की थूनी पर धुरी को सहारे 5 से 6 मीटर लंबी इस तरह लगाते हैं कि पानी के स्रोत की तरफ बल्ली का 2/3 भाग ज़्यादा रहे। आप सब लोग देखेंगे जब चेक पोस्ट पर कभी कभी जाइए तो जो लकड़ी लगी होती है बांस वांस का या क्लस्टर की लकड़ी बंधी होती है, एक तरफ बोरी बंधी होती है, आता है। बल्ली के इस किनारे पर रस्सी के सहारे लोहे के चौड़े मुंह पर वाला बर्तन बांधा जाता है,
जिसका पेंदा क्या हो, तिकोना है। तिकोना होने का मतलब क्या, उस बर्तन को पानी में डालेंगे तो जल्दी डूब जाएगा। इस बर्तन को भूमि पे रखते ही पानी अपने आप गिर जाता है। बल्ली के दूसरे किनारे पर लोहे या पत्थर का 20 से 25 किलोग्राम वजन बांध दिया जाता है, जिससे क्या करते हैं, जब झुकाते तो नीचे चला जाता है, जिससे पानी भर जाता है, उसको क्या करते हैं, धीरे छोड़ देते, पानी ऊपर आ जाता है। इस प्रकार से ये कार्य करता है। अब दोन क्या है भाई, अगला नेक्स्ट देखते हैं। दोन, इससे 60 से 90 सेंटीमीटर गहराई से पानी निकाला जाता है। पानी निकाला जाता है, यह लगभग 3 मीटर लंबा टिन द्वारा निर्मित नाव के आकार का होता है। कैसा होता है, निर्मित नाव के आकार का होता है, और इसका एक सिरा चौड़ा, थोड़ा चौड़ा तथा मुंह बंद होता है, दूसरा सिरा एक सकरा तथा मुंह खुला होता है। नाव के आकार का होगा तो क्या होगा, जल्दी से डूब जाएगा, और क्या होगा, आसानी से पानी बाहर निकलेगा, और उसके बाद क्या होगा, खुल जाएगा। तो दोन से पानी उठाने का काम एक आदमी करता है, यानी कि दोन से पानी उठाने का काम एक आदमी करता है। दोन का आकार बड़ा तथा पानी उठाने की गहराई अधिक होने पर, यानी कि जब पानी उथला होगा तो एक व्यक्ति कार्य करेगा, लेकिन जैसे पानी उठाने की गहराई ज़्यादा हो जाएगी और पानी की मात्रा क्या होगी, उठाने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो अधिक गहरा होने पर 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। पानी की स्रोत के समीप गाड़ी गई 2 बल्लियों के बीच लगी धुरी के सहारे लगभग 4 मीटर लंबी बल्ली को किनारे पर दोन को बांध दिया जाता तथा दूसरे किनारे पर पत्थर या बोरे से मिट्टी भर कर बांध दी जाती है। यह भी प्रक्रिया लगभग वैसी होती। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है चरसा मोट या पुर। चरसा मोट या पुर क्या होता है, इससे कुएं के ऊपरी भाग पर बल्लियों के सहारे लकड़ी को बड़ी गड़ारी रखी जाती है। इस गड़ारी पर मोटी रस्सी के सहारे चमड़े का बड़ा थैला मोट बांधते जो कुएं से पानी भरकर ऊपर उठाया जाता है। एक जोड़ी बैल ऊंचाई से नीचे की ओर, यानी कि जहां पर ये लगाया जाता है, जैसे आप तो लोग कुआं देखे होंगे, कुएं पे एक गड़ारी लगी होती है, उस गड़ारी के हिसाब से ये भी लगा होता है। और जो चमड़े का थैला आता था, बड़ा थैला होता था, जिसमें कम से कम 80 से 100 लीटर पानी, 200-150 लीटर पानी आ जाता है, उस प्रकार के थैले को एक मोटी रस्सी मजबूत बांध करके लटका देते हैं और उस गड़ारी पर इसको रख दिया जाता है। और जहाँ पर यह होता है वहाँ पर क्या होता है, कुएं के समतल भूमि में, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ बनाया जाता है, जिससे जो बैल चलते हैं वो आसानी से नीचे की तरफ आते हैं और पानी ऊपर की तरफ उठ जाता है। और जब पानी क्या होता है, ऊपर ऊंचाई पे आ जाता है, तो उसको उठा करके खाली कर लिया जाता है, फिर उसको नीचे डाल दिया जाता है, बैल को फिर उसे घुमा करके बाहर ले आते हैं। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। जो ही पानी भरा थैला कुएं के मुंह पर आता है, एक व्यक्ति जो वहाँ खड़ा होता है, इसे पानी की ओर खींचकर पानी गिराने के बाद चश्मे को वापस डाल देते हैं, यानी कि ये इस प्रकार से प्रक्रिया है। फिर इसके बाद आता है राहट। राहट क्या है, यह यंत्र भी कुएं से पानी निकालने का काम करता है। इसमें क्या करते हैं कि एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी, दूसरी तीसरी बाल्टी, यानी कि इसमें कई बाल्टियाँ जुड़ी होती हैं। बाल्टियाँ कम या ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि जैसे पानी गहराई ज़्यादा होगी तो कम ज़्यादा बाल्टियों की संख्या उसके क्या होगा, एक दूसरे से लगी होती, जो लोहे के एक बड़े पहिए पर घूमती है, यानी कि धुरी की तरफ वो घूमती रहती है और बैल को या ऊँट से उसको घुमाते रहते हैं। बाल्टियों की संख्या को पानी की गहराई पर निर्भर करता है। फिर आता है कि राहट चलाने के लिए एक ऊँट या एक जोड़ी बैलों की आवश्यकता होती है और पानी उसमें गिरता रहता है और पानी नालियों में बह करके खेतों में पहुँच जाता है। फिर इसके बाद आता है बलदेव बाल्टी। बलदेव बाल्टी क्या है, इसमें 2 बाल्टियाँ लगाई जाती हैं। इन बाल्टियों की गहराई 1 मीटर की गहराई से पानी निकालने का काम करता है। इसमें 2 बाल्टियाँ होती जो गड़ारी पर पड़ी हुई रस्सियों के सहारे बारी बारी से पानी में जाती हैं और पानी भरकर ऊपर लाती रहती। इसे चलाने के लिए एक जोड़ी बैल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से ये कार्य करते हैं। इनका प्रचलन धीरे धीरे अब कम हो गया है। अब तो क्या हो गया है, यांत्रिकरण का युग हो गया है, तो सभी ट्यूबवेल का या नहर का या समरसेबुल का प्रयोग होने लगा है। अभी नेक्स्ट देखते हैं आगे। चलिए अब इसके आगे देखते हैं सिंचाई के साधन में चेन पंप। क्या देखते हैं, चेन पंप। चेन पंप जो है ये 1.5 मीटर से 3 मीटर तक की गहराई से पानी उठाता है। जो चेन पंप होता है, इस यंत्र से लोहे की एक जंजीर में छोटे छोटे गट्टों की माला लोहे के बड़े पहिए पर चढ़ी रहती है। एक गट्टा होता है, उसके पहिए पर चढ़ी होती है, उसमें पानी आता रहता है और चढ़ता है। फिर गट्टेदार माला को घुमाने पर लोहे के पाइप के सहारे पानी ऊपर आता है, क्योंकि क्या है, गट्टों वाली जंजीर इसी पाइप से होकर पानी में जाती है। गट्टों मतलब होता है जो बीच बीच में गड्ढे टाइप के होते हैं, उस तरह बना होता है।
और इसको चलाने के लिए एक साथ 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। यानी कि जो ये यंत्र है इसको चलाने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद आता है पेंच या इजिप्शियन स्क्रू। पेंच इसलिए कहते हैं क्योंकि पेंच का तरह बना होता है और इजिप्शियन स्क्रू भी कहा जाता है। इस यंत्र को पेंच भी कहा जाता है। यह लकड़ी के ढोल के समान होता है, यानी जैसे ढोलक आप देखेंगे, ढोलक छोटा होता है आकार में, इसी प्रकार से बड़ा होता है और भीतर से स्क्रू पेंच के समान बनावट होती है। जैसे पेंच होता है उसके समान ही बनावट होती है और इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर तथा व्यास लगभग 40 सेमी होता है। जब व्यास 40 मीटर होता है और इस यंत्र को 40 अंश से 45 अंश के कोण बनाते हुए लगाया जाता है, बनाते हुए तिरछा लगाया जाता है। 40 से 45 अंश के कोण बनाते हुए तिरछा लगाया जाता है। इसका एक सिरा पानी के अंदर लकड़ी के कुंदे पर रखा होता है, यानी कि एक सिरा लकड़ी के कुंदे पर रखा होता है। पानी जहाँ उथला होता है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। यंत्र को घुमाने पर पानी पेंच के सहारे ऊपरी सिरे से बाहर आता है। पेंच के सहारे ऊपरी सिरे से क्या होता है, बाहर आ जाता है और इसे चलाने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसे भी चलाने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। फिर आगे हम देखते हैं कि यंत्र चालित पंप। यंत्र चालित पंप मतलब होता है जो ट्यूबवेल आप सब लोग देखे होंगे, उस ट्यूबवेल को यंत्र चालित पंप कहते हैं। इसको चलाने के लिए क्या होता है, या तो बिजली की आवश्यकता होगी या डीजल इंजन की आवश्यकता होगी, जिसे हम सब लोग इंजन बोलते हैं। अधिक गहराई से भूमिगत जल को उठाने के लिए इस प्रकार के पंपों का प्रयोग किया जाता है, जो आजकल सबसे अधिकतम इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसे चलाने के लिए बिजली या डीजल इंजन द्वारा चलाए जाते हैं। और डीजल द्वारा चालित पंपों के इस्तेमाल नहरों, झीलों अथवा तालाबों से पानी उठाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जा सकता है। जहाँ पर पानी उथला है या 15-20 फीट की गहराई तक पानी उठाना होता है, यह अधिकतम 8 मीटर यानी कि 24 से 30 फीट पानी उठाने की क्षमता होती है। उससे ज़्यादा होता तो पानी उठाने में दिक्कत होती है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, या तो समरसेबल की व्यवस्था होती है या फिर अन्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यंत्र चालित यंत्र अधिकतम 24 से 30 फीट की गहराई से पानी उठाते हैं। और दूसरा काम क्या है, जो इस समय की टेक्निक चल रही वो समरसेबल के, यानी कि 200 से 300 फीट नीचे पानी उठाने के लिए समरसेबल पंपों का प्रयोग किया जाने लगा है। इस प्रकार से सिंचाई के यंत्रों का प्रयोग होता है। और सिंचाई क्यों आवश्यक है कि यानी कि कृत्रिम रूप से पौधों को जल देने की जो क्षमता होती है उसे सिंचाई कहते हैं। सिंचाई किस लिए करते हैं कि पौधा स्वस्थ रहेगा और भोजन पाएगा, जब उसके बाद उसका उत्पादन तभी अच्छा होगा। इस प्रकार से आज यहीं पर लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।